है गाइस, तो वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो कैसे हो? आई विश बहुत बढ़िया हो गए। जैसे कि मालूम है कि हम लोग टॉपर सीरीज़ फॉलो कर रहे थे, जिसमें हम लोग को लगभग नेशनल इनकम तक मैक्रो इकोनॉमिक्स में कंप्लीट कर लिए थे और बिजनेस स्टडीज़ में लगभग ऑर्गेनाइजिंग तक कंप्लीट हो गया था। आज हम ओवरऑल में बात करूँ इस वीडियो में मनी चैप्टर की, ठीक है, यानी कि मनी के जितने भी डिटेल्स हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं, ठीक है, मनी हम क्यों पढ़ते हैं, मनी के अंदर क्या क्या टॉपिक्स आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, जिसका नाम है चैप्टर नंबर मनी। ठीक है, क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो चलिए एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। अब देखो, मैं बात करूं कि मनी क्या होता है, तो ओवरऑल बोलूं मीनिंग एंड इवोल्यूशन ऑफ मनी, यानी कि हमारे मनी का इवोल्यूशन कब और क्यों किया गया। ठीक है, तो मैं बात करूं, देखो, थिंक विच कॉमनली एक्सेप्टेड द, यानी कि मैं बोलूं मनी के जो डेफिनेशन इसमें दे रखा हुआ है, ठीक है, मनी का डेफिनेशन, अ थिंग विच इज कॉमनली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज कॉल्ड मनी। यानी कि मनी वो है जो हम कोई भी चीज़, यानी कि वो मीडियम है एक्सचेंज करने का। अगर हमने ये पेन खरीदा है तो इसके बदले हमने क्या किया, मनी का एक्सचेंज किया है ना। यानी कि जब हम उसको, जो भी बंदा, जो भी दुकानदार था, हम उसको क्या दिए, पैसा दिए, मनी दिए, और मनी के अकॉर्डिंग हमारा क्या हो गया, ये पेन मिल गया, तो हमको एक्सचेंज मिला ना, तो बस वही चीज़ हो जाएगा। एग्जाम्पल में बात करूँ, अ रूपी इन इंडिया is money as it is commonly accepted medium of exchange here. The likewise as a dollar in USA is money as it is commonly accepted medium of exchange there. ठीक है, तो ये ओवरऑल में कहने का मतलब ये है कि हमारा जो भी मनी होता है वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है और हर एक जगह एक्सेप्टेबल होता है। ठीक है, हमारी बात को समझ में आया? एकदम इजिएस्ट वे में प्यार से तुमको बता रहा हूं भाई। ठीक है, अब मैं बात करूं कॉइन की। कॉइन जो हमारा था, फर्स्ट स्टार्टिंग में हमारा सिल्वर, यानी कि सिल्वर में आया था एंड गोल्ड में आया था। ठीक है, जिसमें यानी कि जो मनी इंट्रोड्यूस किया गया था सिल्वर एंड गोल्ड में आया था। अब मैं बात करूं जो सिल्वर आया था ना, तो वो सिल्वर एंड गोल्ड के कंपैरिजन में तुम खुद बताओ ना, तो इन सारे में से सबसे ज़्यादा हाई पावर ऑफ मनी कौन सा है? कॉइन में सिल्वर ही तो है, क्योंकि अगर वैल्यू अगर कम करोगे तो सिल्वर का कम वैल्यू रहेगा, किसके कंपैरिजन में? गोल्ड के कंपैरिजन में। ठीक है, तो गोल्ड की जो वैल्यू रहेगी वो सिल्वर के कंपैरिजन में ज़्यादा होगी। ठीक है, और सिल्वर की जो वैल्यू रहेगी वो गोल्ड के कंपैरिजन में क्या होगी? कम होगी। ठीक है, तो बस वही चीज़ है। तो मैं बात करूँ अलॉन्ग विथ द पेपर मनी, नहीं सॉरी, सब्सिक्वेंटली अलॉय द मेटल यूज फॉर द कॉन, ठीक है, कॉनेज, यानी कि जब कॉन वगैरह, नहीं सॉरी, जो कॉइन्स बनाते थे, ठीक है, उसमें मेटल्स वगैरह भी सब्सिक्वेंटली आगे यूज किया गया था। फिर मैं बात करूं अलॉन्ग द पेपर मनी, फिर उसके बाद जब कॉइन के बाद कुछ सालों बीते, उसके बाद हमारे पेपर मनी आ गए, जो पेपर मनी आज भी हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीजें। एंड नाउ इज द एज ऑफ प्लास्टिक मनी इन द फॉर्म ऑफ कैश कार्ड। ठीक है, और आज के ज़माने में हमारे पास कैश कार्ड भी आ गए हैं, यानी कि प्लास्टिक मनी भी यूज़ कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मैं बात करूँ इस ओवरऑल इस टॉपिक में, इस पैराग्राफ में हमने क्या क्या समझा, जरा बताओ। कॉमनली, यानी कि कोई भी मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है, अगर किसी भी चीज़ को एक्सचेंज करना है तो मनी के फॉर्म में करोगे। ठीक है, और हर एक जगह एक्सेप्टेबल होता है। इंट्रोड्यूस हुआ था कॉइन, ठीक है, तो गोल्ड और सिल्वर से हुआ था, फिर आगे चल के पेपर में कन्वर्ट हुआ, फिर कार्ड में आ गया, यानी कि प्लास्टिक मनी जिसको हम कहते हैं। ठीक है, तो ये नॉर्मल चीज़ें हैं भाई तुम्हारे लिए। अब देखो, मैं बात करूं आगे बार्टर सिस्टम की। ठीक है, अब देखो हमारे जो बार्टर सिस्टम क्या होता है, बहुत बच्चे से कंफ्यूज होते हैं और ये बहुत इजी टॉपिक है। ठीक है, बहुत इजी टॉपिक है भाई तुम्हारे लिए। तो देखो एक बार इसको रीड कर लो, यानी कि जो भी मैं चीज़ें बताया हूँ आपके पीडीएफ में जो है, ठीक है, वो होता क्या है। तो मैं बात करूँ बार्टर सिस्टम का,
तो बार्टर सिस्टम ये होता है कि कोई सामान दो, जैसे कि अभी तुमने जस्ट बोला हमने ये पेन खरीदा था, तो पेन के बदले हमने पैसा दिया, लेकिन बार्टर सिस्टम में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। यानी कि तुम एक सामान लो और दूसरा सामान मुझे दे दो, सामान के बदले सामान, ठीक है। तो बस वही चीज़ हो जाएगा हमारा गुड्स एक्सचेंज फॉर गुड्स, ठीक है। तो नॉर्मल चीज़ें हैं। तो अब देखो, यानी कि हमारा जो मनी है, हम बार्टर सिस्टम के अंदर हम मनी का यूज़ करते ही नहीं हैं, हम सामान का यूज़ करते हैं मेरे भाई, गुड्स का यूज़ करते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो वो चीज़ है। तो अब देखो, बार्टर सिस्टम इज गुड्स एक्सचेंज फॉर गुड्स, ठीक है। फिर मेटॉलिक करेंसी, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स, अलॉय द मेटल, ये सारी चीज़ें आई थी, ठीक है। तो वो चीज़ है। पेपर मनी और ई मनी मालूम ही होगा भाई, तुम दाएं दाएं ट्रांजेक्शन जो करते हो तुम लोग। अब देखो मैं बात करूँ बार्टर सिस्टम फॉर एक्सचेंज की, ठीक है, बार्टर सिस्टम फॉर एक्सचेंज। अब देखो ये होता क्या है, बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज इज अ सिस्टम इन विच गुड्स, ठीक है, ये गुड्स है, गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स इफ द फॉर्मर यू हैव द सरप्लस प्रोडक्शन ऑफ राइस, ठीक है, यू आर टू बी लुक फॉर गुड्स एज अ पर्सन who need rice and at the same time has a say cloth हो गया which you need for yourself हो गया, ठीक है। it means the double coincidence of want, ठीक है। यानी कि पहले के ज़माने में, ठीक है, पहले के ज़माने में जब हमारे पास ये मनी वगैरह नहीं आया था, तो उस समय गुड्स लो, गुड्स दो मुझे, ठीक है। यानी कि सामान के बदले सामान ही मिलता था। अब उसी तरह जब हमारा जो प्रोडक्शन किए जाते थे, जैसे राइस हो गया, वीट हो गया, ठीक है, जो पुराने विलेजेस के जो लोग थे, पुराने जो लोग थे, ठीक है, तो वो राइस के बदले कोई सूज ले लिया, उस राइस के बदले क्लॉथ ले लिए, ठीक है। तो इन सारे चीज़ों से क्या होता था, वो लोग आपस में गुड्स एक्सचेंज करते थे, बस नॉर्मल चीज़ है। फिर यू नीड द योरसेल्फ, यू जो भी खुद के लिए जो भी नीड्स था, फॉर एग्जाम्पल अगर तुम ही हो, ठीक है, अगर तुम उस जमाने पर रहते और तुम्हारे पास फॉर एग्जांपल मानो वीट है तुम्हारे पास, यानी कि लार्ज अमाउंट ऑफ वीट है तुम्हारे पास, अगर तुमको चाहिए शूज़, ठीक है, और पैसा तो है ही नहीं, तो अपनी वीट जो भी है उसकी थोड़ी बहुत दो, ठीक है, दूसरे बंदे को, और उससे शूज़ ले लो। तो बस वही चीज़ पिछले ज़माने में होता था, ठीक है। तो बस यही चीज़ है। तो आशा करता हूँ एकदम ईजीएस्ट वे में, नॉर्मल तुम पढ़ोगे समझ में आ जाएगा भाई, ठीक है। तो उसमें क्या होता था, डबल कोइंसिडेंट हो जाता था। डबल कोइंसिडेंट का मतलब क्या होगा, जल्दी बताओ। जो सामान मुझे चाहिए, ठीक है, और इसमें एक और चीज़ दिक्कत होता था, डबल कोइंसिडेंट में तो होता ही था, यानी कि मेजरिंग का, यानी कि मैं तुमको कितना वीट दूंगा, ठीक है, तुम हमको कौन सा सूज दोगे, ठीक है। तो उस सारी की चीज़ें भी होती थी। और डबल कॉन्सिडेंट का मतलब क्या हो जाएगा, जो चीज़ मुझे चाहिए वही चीज़ तुम्हारे पास भी है, ठीक है। तो हम लोग आपस में क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज नहीं कर सकते हैं ना भाई, तो डबल कॉन्सिडेंट हो गया ना, बस वही चीज़ है। तो आशा करता हूँ ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी आपको। फिर मैं बात करूँ हमारे इसके कुछ एडवांटेजेस भी थे। हाँ ध्यान देना, हमारे बार्टर सिस्टम तो थे, लेकिन हमारे इस बार्टर सिस्टम के अंदर कुछ एडवांटेजेस भी थे। क्या एडवांटेज होगा भाई, जरा बताओ ना, क्या एडवांटेज होगा। तो देखो फर्स्ट में बात करूं इजिएस्ट द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज, बहुत इजिएस्ट वे में ही, ठीक है, स्पेलिंग थोड़ी सी देख लेना, ठीक है। अब देखो इजिएस्ट वे में ही ये एक्सचेंज हो जाता था, ठीक है। अब भाई मुझे कुछ चाहिए, ठीक है, गुड्स टू गुड्स हमको क्या करना है, एक्सचेंज करना है, तो तुम हमारा सामान लो, अपना सामान मुझे दे दो। बार्टर सिस्टम में क्या हो गया, वेरी इजी। फिर मैं बात करूं सेपरेटेड द एक्ट ऑफ सेल परचेस, ठीक है, यानी कि जो भी हमारा सेपरेट होता था, तो वो सारी चीज़ों में भी हमारा एडवांटेज था, ठीक। फिर मैं बात करूं एक्सपेंशन ऑफ एक्सपेंडिचर, हमारे जो एक्सपेंडिचर थे वो एक्सपेंस हो जाते थे, ठीक है, तो वो चीज़ है। फिर मैं बात करूं सप्लाई ऑफ मनी बिकम मोर इलास्टिक, ठीक है, यानी कि मैं बात करूं जो सप्लाई ऑफ मनी है वो बहुत ज़्यादा एंड मोर इलास्टिक है, ठीक है ना। फिर मैं बात करूं
डज नॉट रिक्वायर रिजर्व ऑफ गोल्ड सिल्वर। ठीक है, यानी कि ऐसा कोई रिक्वायर नहीं होता था कि तुमको रिजर्व करके सोने चांदी ना कुछ तुमको रखने ही है। क्यों रखोगे भाई, क्यों रखोगे? कोई उसका क्या है, नीड ही नहीं है रखने का। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई तुम गुड्स टू गुड्स एक्सचेंज कर रहे हो ना, बस नॉर्मल। फिर मैं बात करूं, एक्सचेंज एक्सपेंडेड फ्रॉम लोकल टू द ग्लोबल लेवल। ठीक है, यानी कि हम ग्लोबल लेवल पे, ठीक है, क्या करते थे, एक्सचेंज करते थे और एक्सपेंड करते थे। ठीक है, तो ये नॉर्मल चीज़ है। फिर मैं बात करूं इजी ऑफ इन्वेस्टमेंट, बहुत इजी था भाई, जो इन्वेस्टमेंट वगैरह होते थे एकदम इजी था। फिर मैं बात करूं यूज़ ऑफ पेपर इज़ रिड्यूस्ड। ठीक है, इसमें पेपर का कहाँ लेना देना है मुझे बताओ। ठीक है, हम सामान तो एक्सचेंज कर रहे हैं, तो इसमें लिखा पढ़ी थोड़ी ना हम करेंगे बैठ के, नहीं होता था। लेकिन आज के ज़माने में, प्रेजेंट टाइम में, जब से पेपर वगैरह आने लगा, यानी कि पेपर मनी आने लगा, तो बहुत सारी चीज़ें होने लगी। भाई ये फॉर्म भरो, बैंक में जाते होगे वो फॉर्म भरो, बहुत सारे प्रोसीजर इस समय हो गए हैं प्रेजेंट टाइम में, लेकिन उस समय ऐसा कुछ नहीं होता था। फिर अकाउंट ट्रैकिंग बिकम्स द कन्वीनियंट, यानी जो अकाउंट ट्रैकिंग थे वो बहुत ज़्यादा कन्वीनियंस थे। ठीक, फिर मैं बात करूं प्रिंटिंग कॉस्ट ऑफ नोट्स इज़ रिड्यूस्ड। ठीक है, पैसा ही नहीं है, हम क्या कॉस्ट क्या चीज़ हम क्या करेंगे, प्रिंटिंग करेंगे। जो भी हमारी नोट्स वगैरह रहेंगी तो हम प्रिंटिंग थोड़ी ना करेंगे भाई, जब होता ही नहीं था तो क्यों प्रिंटिंग करेंगे, उसमें कोई पैसा ही नहीं लगेगा। ठीक है, हमको गुड्स टू गुड्स एक्सचेंज करना है, तो इसमें कुछ प्रिंटिंग करने का कोई मतलब ही नहीं है। इट हैज़ फैसिलिटेट द एनी टाइम एनीवेयर ऑन द लाइन बैंकिंग। ठीक है, तो ये नॉर्मल चीज़ें हैं, हम कभी भी कर सकते हैं। फिर इंक्रीज द फ्लेक्सिबिलिटी हैज़ प्रोपाइल्ड एट द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड। ठीक है, तो जो फ्लेक्सिबिलिटी होती थी ना, वो बहुत ज़्यादा क्या होती थी, इंक्रीज होते थे। तो नॉर्मल चीज़ें हैं वैसे। तो आशा करता हूँ ये सारी चीज़ें आप एक बार रीड कर लेना, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होने वाला है इस, ठीक है, टॉपिक पे। तो हमारा जो बार्टर सिस्टम है, ध्यान देना, कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, केस बेस्ड स्टडी आ सकता है, एमसीक्यू यहाँ से उठाए जा सकते हैं। तो नॉर्मल आपको इतना ही लिखना है, नोट्स बनाना है। ऐसा नहीं कि अब बुक उठाओ टीआर जैन की या किसी भी, यानी कि जितने भी हमारे नोट्स वगैरह बनाए जाते हैं ना, जो पीपीटी तैयार किए जाते हैं, वो टीआर जैन के बुक से होते हैं। ठीक है, तो ऐसा कोई आपको दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली है। ये सारी चीज़ें तुम टीआर और वीके ओवरी की जो बुक है, तुम सारी चीज़ें वहाँ पे देख सकते हो, पढ़ सकते हो वहाँ से भी। लेकिन मैं एकदम यही कहूँगा कि नोट्स जो बना रहे हो तो यहाँ पे बिल्कुल आप यहीं से देख के बनाओ। ठीक है, इतना तो अपने भाई पे भरोसा रखो भाई। ठीक है, तो वो चीज़ें होते हैं। अब मैं बात करूँ आगे डिसएडवांटेज। हाँ भाई, अभी तक तुम लोग को बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत मज़ा आ रहा था। क्यों मज़ा आ रहा था भैया? एडवांटेज तुम लोग पढ़ रहे थे। हम मैं बात करूं, हमारे कुछ डिसएडवांटेजेस भी तो होंगे। किसके डिसएडवांटेज होंगे ज़रा बताओ, किसके मैं डिसएडवांटेज की बात कर रहा हूँ? यही तुम्हारे, ये देखो क्या हो गया भाई, एक मिनट। तो यानी कि मैं डिसएडवांटेज की बात कर रहा हूँ। अब डिसएडवांटेज क्या होता है पाठ्य सिस्टम का? तो फर्स्ट तुमने देख लो पटाख से, डिफ़िकल्टी ऑफ डबल कॉन्सिडेंट ऑफ बॉन्ड्स, बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा भैया। फिर लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू, हम कॉमन यूनिट का, यानी कि मेरे पेन का अगर हमको एक्सचेंज करना है तो क्या इसकी वैल्यू रखूँगा? लेकिन वही अगर पैसा है तो प्राइस के तो वैल्यू लग सकती है ना, लेकिन हमको अगर एक्सचेंज करना है, ठीक है, तो नहीं लग पाएगी। बस नॉर्मल चीज़ें। फिर लैक ऑफ सिस्टम ऑफ फ्यूचर पेमेंट और कंट्रैक्चुअल पेमेंट। ठीक है, यानी कि जो फ्यूचर पेमेंट होते हैं, कंट्रैक्चुअल पेमेंट होते हैं, वो लैक करेंगे, वो नहीं हो पाएंगे सही से, सिस्टमेटिक से। ठीक है, फिर लैक ऑफ सिस्टम स्टोरेज ऑफ वैल्यू। ठीक है, बहुत दिक्कत होती थी। ठीक है, हम स्टोर करके क्या रखेंगे? हाई ट्रेडिंग कॉस्ट ओविंग टू क्या डबल होगा, डबल कॉन्सिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। ठीक है, तो ये चीज़ हो जाएगा, बहुत हाई ट्रेडिंग था। फिर मैं बात करूँ डिफ़िकल्ट टू पे फॉर लार्ज ट्रांजेक्शन। लार्ज ट्रांजेक्शन कैसे करेंगे? तो इसके लिए भी दिक्कत। क्या है?
इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ फेस वैल्यू, ठीक है, लीडिंग द मेल्टिंग ऑफ कॉइन्स, ठीक है, तो ये नॉर्मल चीज़ें हैं. हार्ड टू द स्प्लिट इनटू द स्मॉलर डिमोनाइजेशन टू कप विथ द स्मॉलर स्केल परचेज, ठीक है, यानी कि जो डिमोनाइजेशन हुआ, ठीक है, जो भी कोप थे, जो भी स्मॉलर स्केल थे, परचेस वगैरह थे, तो वो सारी चीज़ों में बहुत दिक्कत वगैरह होते थे. तो बस नॉर्मल चीज़ें हैं. फिर इंस्टेबिलिटी ऑफ वैल्यू, ठीक है, ये भी चीज़ दिक्कत होगा. पॉसिबिलिटी ऑफ एक्साइज ऑफ सर्कुलेशन, ट्रेजरिंग, इन्फ्लेशन. फिर फ्रेगल टू हैंडल, एक्सेप्टेबिलिटी टू रिक्वायर द ट्रस्ट ऑफ द पीपल, ठीक है. फिर पॉसिबिलिटी ऑफ फेक करेंसी एंड सर्कुलेशन, तो ये सारी चीज़ें होती थी. एक्सेप्टेबिलिटी इशू द पर्टिकुलरली इन LDP, ठीक है, तो ये चीज़ होता था. साइबर क्राइम हो गया, इनकरेज इम्पल्सिव परचेस हो जाएंगे, ठीक है, तो ये नॉर्मल चीज़ें हैं वैसे भाई, ठीक है. तो बस मैं बात करूँ आगे, तो आशा करता हूँ इतना तो समझ में आ गया होगा कि भैया बार्टर सिस्टम क्या होते हैं, बार्टर सिस्टम के मीनिंग क्या होते हैं, इसके एडवांटेज क्या होते हैं और इसके डिसएडवांटेज क्या होते हैं, ठीक है ना. तो बहुत ज़्यादा ईजी है. फिर मैं आगे पढ़ूँ, ठीक है. हमने क्या क्या पढ़ लिया अब तक? मीनिंग देख लिया, एडवांटेज डिसएडवांटेज देख लिया. अब मैं बात करूँ ड्रॉबैक की, ठीक है. ड्रॉबैक्स ऑफ द बार्टर सिस्टम एंड देयर द एलिमिनेशन, ठीक है. तो फर्स्ट देखो ला, डबल कॉन्सिडेंट्स ऑफ वांट, ठीक है. डबल कॉन्सिडेंट्स ऑफ वांट इम्प्लाइज दैट एट द पॉइंट ऑफ एक्सचेंज ऑफ द नहीं, okay, at the point of time and the two individuals is the possession of such goods which they are the willing to exchange of the satisfaction of their wants, ठीक है. तो ये नॉर्मल चीज़ें हैं. फिर मैं बात करूँ लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू, हमारे जो भी कॉमन यूनिट्स ऑफ वैल्यू हैं वो लैक करेंगे मेरे भाई. फिर मैं बात करूँ डिफ़िकल्ट टू फीचर पेमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट, यानी कि जो फीचर्स पेमेंट होते हैं, जो कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट होते हैं, उसमें क्या होती हैं, बहुत डिफ़िकल्टी आती है मेरे भाई, ठीक है. जैसे कि व्हाट डू यू डू इन द बार्टर सिस्टम इन द टर्म ऑफ टेबल्स और द चेयर, द टर्म्स ऑफ द टेबल ऑफ चेयर, इन द टर्म्स ऑफ राइस एंड वीट, टर्म्स ऑफ ड्रग्स और चॉकलेट्स, ठीक है. इवोल्यूशन ऑफ मनी हैज़ फैसिलिटेटेड द कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट, ठीक है. तो ये नॉर्मल चीज़ें हैं. इसको तुम केवल ये जो पॉइंट है ना, उसको एक बार लर्न करोगे, इसके अंदर तुम कुछ भी लिख दोगे ना, मिलता जुलता हो जाएगा, ठीक है. इतना ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है. एक बार टॉपिक पढ़ोगे तुमको पूरा आइडिया होगा कि इसमें क्या पूछा है. तो नॉर्मल चीज़ें हैं भाई मेरे. डिफ़िकल्ट टू स्टोरेज ऑफ वैल्यू, सेविंग एंड ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू होगा ना, क्या स्टोर करके रखोगे मेरे भाई. और अभी तो तुम पैसा आएगा, पैसा तुम अर्निंग कर रहे हो, कमा रहे हो, तो सेविंग कर सकते हो ना. लेकिन उस समय क्या होती थी, गुड्स तुमको सेव करने के कब तक रख लोगे गुड्स, ठीक है. तो वो चीज़ें होती हैं. Saving the possible only way to the storage of goods, it involve the statistical storage cost as well as the fear to capital loss is the owning the natural disaster वगैरह. हाँ भाई, नेचुरल डिजास्टर वगैरह हो गया तो सब तो खराब हो गया. तो ये चीज़ होती हैं. फॉर्म ऑफ जो मनी थी हमारी, ठीक है, उसका नाम था हमारा, दो तरीके के तो पहले होते थे. एक होता था फेट मनी, ठीक है, जो हम डिटेल में देखने वाले हैं, फेट मनी, एंड उसका सेकेंड नाम था फ्यूडेसरी मनी, ठीक है. फेट मनी एंड फ्यूडेसरी मनी, फिर फुल बॉडेड मनी एंड क्रेडिट मनी. तो चलो ना, इसको हम देखते हैं और आपके चैप्टर को हम इसी में कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है. अब देखो मैं बात करूं फेट मनी क्या होता है, फ्यूडेसरी मनी क्या होता है. अब देखो भाई, अगर यहाँ तक आ गए हो और समझ में आ रहा है ये, ठीक है, ये लेक्चर आपको पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ भाई चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है. जितना चाहता तुम शेयर कर सकते हो, इस वीडियो को शेयर करो, ताकि और भी तुम्हारे फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड सर्कल जितने भी हैं, उनका हेल्प मिले, ठीक है. और जो भी डाउट हो, कोई सजेशन देना हो, कोई प्रॉब्लम, कुछ भी पूछना हो, कोई भी डाउट हो, ठीक है, तो आप तुरंत कमेंट कीजिए, ठीक है. तो बस मैं आगे बढ़ूँ. फेट मनी, फ्यूडेसरी मनी के बारे में बता रहा था. अब देखो ना, फेट मनी रेफर्स टू दैट मनी विच इज इशूड बाय द ऑर्डर अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है. जो भी ऑर्डर, जो भी अथॉरिटीज होती हैं, ठीक है, वो किसका होगा, इशू कराती है, किससे, गवर्नमेंट से. बस. फ्यूडेसरी मनी इज दैट मनी विच इज एक्सेप्टेबल द मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है वो एक्सेप्टेबल होता है. फिर
बिकॉज ऑफ द ट्रस्ट बिटवीन द पेयर एंड पे, जो पेमेंट कर रहा है और जो पेमेंट ले रहा है, ठीक है, पेयर और पे वो क्या होने चाहिए, आपस में ट्रस्टेबल होने चाहिए, ठीक है। तो बस यही चीज़ होता है। फुल बॉडीड मनी में क्या होता है, क्रेडिट मनी में क्या होता है, देखो ना, फुल बॉडीड मनी रेफर्स टू द मनी इन टर्म्स ऑफ कॉइन whose the commodity value is equal to the money value as it is the value as and when these are issued. Example में a coin of a rupees coin during the British period in India was made of silver, ठीक है, तो ये चीज़ हो जाएगा। फिर क्रेडिट मनी रेफर्स टू द मनी ऑफ विच द मनी वैल्यू इज मोर देन द कमोडिटी वैल्यू, ठीक है। फिर फंक्शन ऑफ मनी में आ जाऊँ तो ये नॉर्मल चीज़ है, एक बार पढ़ लोगे, ऐसा कुछ है नहीं इसमें। प्राइमरी में और सेकेंडरी फंक्शन में, ठीक है। अब देखो प्राइमरी में क्या होता है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है, यानी कि मनी एक्ट इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मीडियम ऑफ द सेल परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विस हो गया, मनी गुड्स वेयर द एक्सचेंज ऑफ गुड्स हो गया, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर देखो मेजर ऑफ वैल्यू ऑफ यूनिट ऑफ वैल्यू, मनी सर्व इज द मेजर ऑफ वैल्यू, इन अदर वर्ड इट रेफर्स टू द यूनिट ऑफ अकाउंट हो गया। यूनिट ऑफ अकाउंट मीन्स दैट द वैल्यू ऑफ ईच गुड्स और सर्विसेज इज मेजर्ड इन द मॉनेटरी यूनिट्स हो जाएगा, ठीक है। फिर मैं बात करूँ सेकेंडरी और सब्सिडरी फंक्शन में, तो फर्स्ट मैं बात करूँ सेकेंडरी और सब्सिडरी फंक्शन। डिफर्ड पेमेंट रेफर्स टू दोज पेमेंट विच आर मेड समटाइम्स इन द फ्यूचर हो गया। फिर मनी इज अ कन्वीनियंस मोड ऑफ 3 पेमेंट होते हैं, एक हमारा क्या हो जाएगा, मोड ऑफ दिस पेमेंट, हाँ ये हो गया, स्टोर ऑफ वैल्यू हो गया, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू हो गया। अब देखो स्टोर ऑफ वैल्यू क्या होता है, सेल ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू इम्प्लाइज स्टोर ऑफ वेल्थ हो जाएंगे। फिर मैं बात करूँ ट्रांसफर ऑफ वैल्यू की, तो फर्स्ट हमारा हो जाएगा मनी सर्व इज द कन्वीनियंट मोड टू ट्रांसफर ऑफ द वैल्यू वेल्थ, मनी वैल्यू कैन बी कन्वीनियंट ट्रांसफर टू कैन बी ई ट्रांसफर, फिर टू एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो ये चीज़ होती है, तो कहीं भी हम अपने वर्ल्ड के अंदर कहीं भी हम ई ट्रांसफ़र के जरिए कोई भी अमाउंट को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और इसी के साथ ये आपके जो भी मेन टॉपिक होते हैं, ठीक है, वो कंप्लीट होते हैं। फिर मैं बात करूँ, ये थोड़ी सी और बची है, ये भी आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखो इसमें क्या होता है, मेजर ऑफ मनी सप्लाई में, तो देखो ना इसमें क्या होता है, M1, यानी कि M1 क्या होता है, जो भी हमारी मनी सप्लाई होता है हम उसको मेज़र करते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें M1 इज इक्वल टू C प्लस DD प्लस, ठीक है, OD होता है, यानी कि C का मतलब क्या होता है, यानी कि जल्दी बताओ, C मतलब करेंसी हो गया। हेल्ड द पब्लिक इंक्लूड द कॉइन्स एज वेल एज पेपर नोट्स हो गए। लेकिन वही मैं बोलूँ DD क्या होता है, यानी कि डिमांड डिपॉजिट। कौन सा डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट। जैसे कि इट रेफर्स टू द डिमांड डिपॉजिट ऑफ द पीपल विथ द कॉमर्शियल बैंक, ठीक है। जब हम कॉमर्शियल बैंक के अकॉर्डिंग हम डिमांड डिपॉजिट करते हैं तो उसको हम DD के फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में मतलब लिखते हैं। फिर दीज आर चेकेबल डिपॉजिट विच आर द विथड्रॉ द ट्रांसफर ऑफ डिमांड, ठीक है। हम कभी भी पेमेंट कर सकते हैं, हम उस, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग हम अमाउंट को अपने डिमांड के अकॉर्डिंग कोई भी पैसा, ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। फिर मैं बात करूं OD की, जिसका मैं ठीक है फॉर्म यानी कि फुल फॉर्म है अदर डिपॉजिट। अदर डिपॉजिट्स ये क्या होता है, देखो दीज आर अदर डिपॉजिट विच इंक्लूड, जैसे कि डिमांड डिपॉजिट विथ द RBI, ठीक है, जाहिर सी बात है जो भी डिमांड डिपॉजिट होते हैं वो RBI के अकॉर्डिंग होते हैं ना, ठीक है। जितने भी हमारे कमर्शियल बैंक है वो RBI के रूल्स एंड अकॉर्डिंग रेगुलेशन के हिसाब से ही तो चलते हैं, तो वही चीज़ है हमारा। फिर मैं बात करूँ RBI ऑफ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक द NABARD हो गया, जिसमें फुल फॉर्म है नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट हो गए, ठीक है। फिर मैं बात करूँ डिमांड डिपॉजिट विद द RBI फॉरेन सेंट्रल बैंक हो गया एंड द फॉरेन गवर्नमेंट हो गया। फिर थर्ड में बात करूँ डिमांड डिपॉजिट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, फिर लाइक IMF एंड वर्ल्ड बैंक हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब देखो OD डज नॉट इंक्लूड, ध्यान देना OD में हमारे ऐसे भी हैं, यानी कि कुछ जो बैंक होते हैं वो इंक्लूड नहीं होते हैं, जैसे कि डिपॉजिट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री विथ RBI,
ठीक है, तो ये ओडी में नहीं होगा इंक्लूड, ठीक है ना। फिर मैं बात करूँ डिपॉजिट ऑफ द कंट्री बैंक सिस्टम विथ आरबीआई, ठीक है, तो ये भी हमारे ओडी के अंदर इंक्लूड्स नहीं होते हैं मेरे दोस्त, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब मैं बात करूँ मेजर ऑफ मनी सप्लाई की, जो हमारा M1 है, ठीक है, तो इसमें करेंसी विथ पब्लिक होगा, फिर डिमांड डिपॉजिट ऑफ पीपल विथ द कमर्शियल बैंक हो जाएगा फर्स्ट सेकंड, फिर अदर डिपॉजिट हो गया, ठीक। फिर हमारे जो अदर डिपॉजिट हैं उसमें तुमने 3 चीज़ें देखने हैं, जैसे कि डिमांड डिपॉजिट विथ रिजर्व बैंक ऑफ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक अमार्ड, ठीक है, NABRD, ठीक है, नबार्ड जिसको हम बोलते हैं नबार्ड, ठीक है, NABRD जिसका फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, जल्दी बताओ फुल फॉर्म क्या है, अभी हमने कुछ देर पहले ही बताया है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ मेरे भाई, देख लो यहीं पे तो तुमने देखा है ना, नबार्ड का नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट होता है, ठीक है, नबार्ड हो गया। फिर डिमांड डिपॉजिट विथ रिजर्व बैंक ऑफ फॉरेन सेंट्रल एंड गवर्नमेंट हो गया। फिर डिमांड डिपॉजिट इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक IMF एंड वर्ल्ड बैंक हो गया, ठीक है। इसी को हमने, ठीक है, अच्छे में यहाँ पे बता दिया है, ठीक है, तो वही चीज़ है। और आशा करता हूँ ये सारी चीज़ें हमारा जो मनी चैप्टर है वो समझ में आया होगा, ठीक है। तुम्हारा काम क्या है, इस नोट्स को बनाओ, पूरे PDF को देखो, नोट्स को बनाओ और एक बार पूरे अच्छे से वीडियो को देख लो, उसके बाद देखो ना, नहीं समझ में आ रहा है, नहीं लर्न होगा तो मैं कमेंट में करना, ठीक है, कमेंट करना बस, अगर लर्न नहीं हुआ, समझ में नहीं आया इस पूरा वीडियो देखने के बावजूद भी, ठीक है, तब मुझसे बात करना, कमेंट करना, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, अगर समझ में आई होंगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करोगे, वरना मत करना। अगर समझ में नहीं आएगा तो मत करना मेरे भाई, लेकिन अगर आ जाएगा समझ में तो करके ही जाना, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी और आज का हमारा जो वीडियो रहेगा यहीं पे कंप्लीट होता है और हमारा मनी चैप्टर भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे जिसमें हम बैंकिंग का सारी चीज़ें कंप्लीट कराएंगे, ठीक है। तो चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है।